सर आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो अपन लोग बायोअवेलेबिलिटी पढ़े थे और इसके पहले एक ये चार्ट बना हुआ था। चार्ट को समझ में आया था, हाउ मच अ ड्रग विल क्रॉस इन डिफरेंट मीडिया। इसका एक थंब रूल होता है। थंब रूल ये होता है कि अगर आपने पीएच वैल्यू में 1 का अगर आपने चेंज किया है तो उसकी जो मतलब आयोनाइजेशन होता है वो लगभग 10 गुना उसमें मतलब या 10% वो बढ़ेगा। अब जैसे इसमें देखो 3 है तो आपको 99.9% लिपिड सॉल्युबल दिख रहा है, लेकिन वाटर सॉल्युबल देखो 0.1% है, देख रहे हो आयोनाइजेशन। लेकिन जैसे ही 4 हुआ तो ये 1% हो गया। 1% का मतलब 10 का फर्क आया है ना, 10 टाइम। तो 10% का यहाँ पर फर्क आया। अब जैसे 4 के बाद 5 आया तो यहाँ पर 10 हो गया, दिख रहे हो। तो ये एक्चुअल में एक फार्मूला से निकलता है, पीके माइनस पीएच इक्वल टू log 10 नॉन आयोनिक डिवाइडेड बाई आयोनिक करके आता है। तो जो अपन हेंडरसन वाला फार्मूला पढ़ रहे थे, बहुत अपने को डीप में मैथमेटिकल लगाने नहीं है, बट इतना समझ लेना। इसका एक थंब रूल यही है, जो अपन नीचे देखे हेजलबैक वाला फार्मूला, हेंडरसन हेजलबैक। तो इसमें यही आता है कि मतलब अगर आपने पीएच का वैल्यू 1 कम किया तो आयोनाइजेशन 10% बढ़ जाएगा। ठीक है ना। बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर ने बात कर ली थी,
है ना। तो बायोअवेलेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि जैसे आपने जितनी भी मान के चलो मेडिसिन यूज करा, मान लो उसमें 100 mg या 100 मॉलिक्यूल यूज, तो फाइनली हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में कितना जा रहा है वो क्या कहलाएगा, बायोअवेलेबिलिटी। अब चूंकि जो अपन आगे भी आज पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ चार्ट अपन पढ़े थे शॉर्ट में, बट उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन ने मान के चलो 100 मॉलिक्यूल इंजेस्ट किया, जैसे यहाँ एक डायग्राम बना होगा आप लोग देखो, तो 100 मॉलिक्यूल ड्रग गई ओरल, है ना, पर ओरल रूट से 100 मॉलिक्यूल मतलब गया। अब ये क्या है, स्टमक में जाएगा, ये स्टमक हो गया। अब स्टमक से यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, स्टमक या इंटेस्टाइन कुछ भी मान के चलो, तो वहां से फिर ये जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन के द्वारा। अब ये फिर जाएगा कहाँ, लीवर में। लीवर फिर से इसको, अब यहां से देखो 100 गया था, 100 में से 20 एक्सक्रीट आउट हो गया, है ना, मतलब जीआईटी से ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बाहर निकल गया। 80 बचा, 80 अब गया लीवर में, लीवर में डिग्रेडेशन होगा, उसमें भी चेंजेस होंगे, और उस 80 में से सिर्फ आप ये देखिए 30 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 50। ये समझाने के लिए है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 100 आया, 20 इधर चला गया, अब 30 की जगह 40 भी हो सकता है, यहाँ पर यूटिलाइज हो जाए, डिपेंड करता है। तो फाइनली अपन देख रहे हैं कि 50 जो ड्रग है या मॉलिक्यूल है वो फाइनली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहे हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ऑलवेज याद रखना वेन, क्योंकि वेन डायरेक्टली ड्रेन करेगी हार्ट में, फिर हार्ट पूरे बॉडी में उसको फैलाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा फिनोमिना है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन डोज विच रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी, है ना, कि ड्रग का वो अंश जो अंततोगत्वा कहाँ पहुंचता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, जैव उपलब्धता जो, ठीक है। अब इसका जो डिटर्मिनेशन होता है, ये एक्चुअल में क्या है, डोज का डिटर्मिन। देखो जो ड्रग हाई बायो अवेलेबिलिटी इनकी होती है, समझ रहे हो ना, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन, मतलब जैसे कोई ड्रग हो गया 20% पहुंच रही है, कोई 40% पहुंच रही है, कोई 50% पहुंच रही है, कोई 60% पहुंच रही है। पढ़ेंगे यार रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जगह आएगा, तो कुछ ड्रग होती है कि 26% हो जा रही है, 25% जा रही है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है उनकी, ठीक है। तो ऐसी ड्रग का डोज ऑलवेज बढ़ा के देंगे। जैसे होता है किसी ड्रग का यार 1500 mg ले रहे हैं, तो कोई ड्रग भैया 50 mg में काम कर रही, क्यों, बायोअवेलेबिलिटी मैटर करता है। तो जिनका बायो अवेलेबिलिटी मतलब ज्यादा होगा उनका डोज ऑलवेज कम होगा, ये बात ध्यान रखना, और जिनका कम होगा उनका डोज ज्यादा रखा जाता है, ठीक है ना, आया समझ में। तो वही चीज है, हाई बायोअवेलेबिलिटी लो डोज, एंड लो बायोअवेलेबिलिटी हाई डोज। ये बेसिक चीज है, आपको समझना है। फिर अपन ने ये भी देखा था फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। तो अब इसमें देखिए एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा अगर बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा होगा। बायोअवेलेबिलिटी बड़े होने का मतलब ही ये है कि वहां से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब होकर सिस्टम सर्कुलेशन में गई है ना। और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा अगर बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है। फिर बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग गिवन बाय आईवी रूट 100%। आईवी रूट से जो अपन ड्रग देते हैं सीधे सीधे ना 100% जाती है एकदम सर्कुलेशन, क्योंकि उसमें बीच में बिचौलिए नहीं रहते हैं कि थोड़ा लीवर बोले यार थोड़ा हमको भी दे दो, जीआईटी बोला थोड़ा हमको भी दे दो, ये वाला काम नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एफपीएम करके आता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्योंकि अपन आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ओरल रूट से लिया, एब्जॉर्ब होगा, फिर वहां से पोर्टल चैनल के द्वारा जाएगा लीवर में, फिर लीवर में वहां पर डिग्रेडेशन होगा, फिर जाएगा ब्लड। यहाँ सब कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड में चला गया। तो बीच का जो था लीवर और जीआईटी ये पास कर गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। अब जब अपन ने आईवी दिया तो उसमें क्या कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, नहीं था, 100% अवेलेबल है। तो ये काफी अच्छा रूट होता है ना। और इमरजेंसी सिचुएशन में इसलिए आप देखोगे
आईवी रूट हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ओरल तुम खिलाओगे आधा घंटा दवाई अंदर जाएगी और काम करते इधर निपट गए, कहानी हो गई है ना। तो जहां अपने को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कि 5-10 मिनट में चाहिए, जान बचानी है किसी की, अब मान के चलो किसी को एमआई हो गया, मायोकार्डियल हो गया, या सीज या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ गया, तो तुम ओरल रूट प्रेफर करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है। अपन वो रूट यूज करेंगे जिसके द्वारा हम डायरेक्ट अप्रोच करें ब्लड के, ठीक है, सिस्टम में, सर्कुलेशन में। तो ओरल कहने का मतलब ये जीआईटी वाला रूट अपन नहीं लेंगे, बल्कि अपन जैसे मतलब सब लिंगुअल क्या होता है, जैसे मान लो हो गया जीटीएन, दवाई तोड़ के जीभ के नीचे रखे, एब्जॉर्ब हो गया और वहां से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया, तो वो भी क्या कर रहा है जी, मतलब वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्लियर कर रहा है, मतलब वो भी लीवर में नहीं जाएगा, ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट में सीधे जाएगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर खून में चला गया, तो वो भी क्या है, जान बचाने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिन ड्रग्स का ज्यादा होगा कहने का मतलब ये है कि तुम जीआईटी में जाएगा, फिर लीवर में जाके उसका डिग्रेडेशन होगा, उनका बायोअवेलेबिलिटी ऑलवेज कम होगा, ध्यान रखना। जिसका जितना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी ही कम होगी, टूटेगा ना, वो ब्रेक डाउन होगा, नुकसान होगा उसमें। और जिसका कम होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो उतनी अच्छी बायोअवेलेबल ड्रग मानी जाती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल अपन ने ये देखा, ये बड़ी जान बचाने वाली दवाई है, एक्यूट एंजाइना के केस में हम एनटीजी का या नाइट्रोग्लिसरीन या सॉर्बिट्रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि इसका हैज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बट ध्यान रखना, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब अगर हमने ओरली लिया, जीआईटी में जाएगा तो बहुत ज्यादा है, वो दवाई बहुत कम फ्रैक्शन में पहुंचेगी, हो सकता है 10%, 5% पहुंचे, और टाइम भी लगेगा। अब चूंकि अटैक आया तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, इतना विंडो नहीं है कि हम 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा इंतजार करेंगे, हमको चाहिए कि तुरंत 5 मिनट के अंदर उसका असर दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ये चीज अपने लिए सही नहीं है, तो सबलिंगुअल रूट इज प्रेफर्ड। इसका एडवांटेज होता है क्या है, देखिए, फास्ट एक्टिंग होता है, क्विक एक्टिंग होता है, ठीक है, कैन बी यूज इन इमरजेंसीज, तो इमरजेंसी के लिए प्रेफर्ड है, ठीक है। अत्यायिक सिचुएशन में जान बचानी है तो आपको इन रूट्स को प्रयोग करना पड़ेगा। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई लीवर और इंटेस्टाइन्स का कुछ लेना देना नहीं है, कोई मेटाबोलाइजेशन वहां पर होगा नहीं, क्योंकि जाएगी नहीं वहां पे, ठीक है ना। और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, कोई डॉक्टर जो नहीं भी से भाई थोड़ा दवाई जीभ के नीचे रखा, जबान नीचे हो गया, इतने में काम बन गया, ठीक है ना। आफ्टर डिजायरेबल एक्शन वी कैन स्प्लिट और इंजेस्ट द एक्स्ट्रा डोज, अब मान लो आराम मिल गया, डायलेट हो गया है ना, जाके थोड़ा रिलैक्स अपने को मिल रहा है, तो उसको इंजेस्ट भी कर सकते, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट चीज है एनटीजी, ठीक है, या टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं इसको, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं, सॉर्बिट्रेट के भी नाम से भी आती है, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम लोग देखेंगे इसी मतलब बायोलिबिलिटी अपन जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे, एक दिन अपन बात कर रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन में यह भी चीज कवर होती है, तो आप लोग अपना अपना सब निकाल के ना, रफ रफ क्या फेयर कॉपी जो भी है उसमें आप लोग वो करिएगा, ठीक है ना। तो अपन आप देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, क्या है। तो सबसे पहला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। स्क्रीन में भी देखते जाना बल्कि बेटर होगा, तो कोई चीज समझ में नहीं आए तो, है ना। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में चलिए, हमने पढ़ा था कि ड्रग जो है 2 तरीके से, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक तो लोकल होता है और एक क्या होता है, सिस्टेमिक होता है, पता है ना। तो मोटा मोटा अपन जो बात करते हैं, मेनली 2 रूट्स आर देयर, है ना। एक क्या हो गया लोकल, एक क्या बोलते हैं इसको अपन, सिस्टेमिक, ये सबको पता हो है मतलब, है ना। सिस्टेमिक
सिस्टेमिक अगर अपन बात करते हैं तो इसका मायने ये है कि जो ड्रग है फाइनली आईवी में जाती है, ठीक है ना, इंफीरियर वेना केवा, चाहे इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर वेना केवा हो, दोनों डायरेक्ट हार्ट में जाके मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब लोकल रूट की जो स्थानीय जो होता है, अब जैसे मान के चलो कोई ऐसी बीमारी हो गई बहुत लोकलाइज्ड है, ठीक है, मसलन मान के चलो कहीं पर शरीर में स्किन में कोई चीज हो गया कि फंगल हो गया अपने, है ना, छोटे से एरिया में है, तो वो क्या ओरल मेडिसिन देना उपयोगी है फर्स्ट स्टेप में, ना ठीक हो तो देना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कोई एंटी फंगल क्रीम लेके उसको अप्लाई कर देते हैं, टॉपिकल यूज, ठीक है। तो अपना प्रयास ये होना गोली खाने के पहले लगा लो, अगर लोकलाइज्ड है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में है, हाथ में कहीं भी पर भी हो, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर लोकल है तो उसके लिए हम लोकल रूट का सहारा लेंगे। तो उसमें लोकल में भी सबसे पहले क्या आता है नाम, टॉपिकल का आता है। किसका आएगा, टॉपिकल, सुना होगा नाम, टॉपिकल यूज, है ना। जैसे कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, अपने आयुर्वेद में तेल और खूब लगाते हैं अपन लोग, है ना, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, तो ये सब सारी चीजें जो होती हैं, है ना, ये अपन टॉपिकल के लिए प्रयोग करते हैं, स्थानीय प्रयोग के लिए, ठीक है। फिर एक आता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, मतलब ये स्किन पे होगा तो अपन टॉपिकल हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा जैसे मान लीजिए म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर करना है, कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है ना। तो जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन पूरे बॉडी में तो ऐसा नहीं रहता है, जैसे आंखें हो गई, कंजंक्टिवा हो गया, है ना, कंजक्टिवा कवर होती है ना आंखों में, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, आंखों में जो लेयर होती है कंजक्टिवा, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, दिस इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा जैसे हो गया, है ना, तो कंजक्टिवा के लिए हम बहुत तरीके के अपन जो है आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, जिस किसी की आंख आई होती है ना, अपन आई ड्रॉप यूज करते हैं ना, तो किसके लिए, लोकल है वो। अब ऐसा तो है नहीं आंख में डाल दी पूरे शरीर में काम कर रहा है ना। अब जैसे हो गया गायनी में जब आप पढ़ोगे तो एक बीमारी होती है वेजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है। तो वेजाइनल कैंडिडियासिस है ना, ये फंगल इन्फेक्शन, हाँ। तो इसके लिए भी अपन कुछ लोकल पेसरी वगैरह जो है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसका ये है कि लोकलाइज उसमें रिलीफ मिले, ठीक। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद लोकल में ही अपन चले तो कुछ और रूट्स इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं चूंकि स्पेस नहीं है, ठीक। टॉपिकल मतलब स्किन में अगर है तो टॉपिकल उसको यूज करेंगे, है ना। टॉपिकल का मतलब जैसे क्रीम ऑइंटमेंट हो गया, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपन ने यूज किया। फिर इसके बाद अपन ने देखा म्यूकस मेम्ब्रेन का। अब इसका दो एग्जांपल जैसे अपन ने बताया कि कंजक्टिवा को ध्यान रखना, कंजक्टिवाइटिस है या कुछ भी है तो अपन जो आई ड्रॉप वगैरह यूज करते हैं वो, और एक वेजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है। तो अपन लोकल पढ़ रहे थे, तो लोकल में हमने देखा टॉपिकल वाला, टॉपिकल है ना। लोकल में अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा टॉपिकल स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। फिर दूसरा अपन ने क्या देखना है, डीपर टिश्यू में अगर मान के चलिए कोई कंडीशन है, कोई पैथोलॉजी है, डीपर टिश्यू मतलब गहराई में अगर आप देखिए तो जहां पर पॉकेट के फॉर्म में है ना, कैविटी है, मोटा मोटा क्या समझो, कैविटी के फॉर्म में कोई चीज हो रही है, ठीक है। कैविटी समझ रहे हो ना, कैविटी के फॉर्म में अगर हो रहा है मतलब तो कैविटी वाली जो जगह है, मतलब डीपर टिश्यू का मतलब कैविटी,
वहां पर अगर कोई पैथोलॉजी हो रही है तो जहां वहां लोकल हम ड्रग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो किस किस फॉर्म में हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ठीक है, क्या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ठीक है। तो सो सिंपल, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब नी जॉइंट हो गया, होता है ना साइनोवियल कैविटी चारों तरफ से, ठीक है। कुछ लोग नहीं बोलते कि एकदम जॉइंट पे इंजेक्शन लगा दिए, ठीक है। खास करके तुम्हारी जो हड्डी वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये आप मान के चलिए ये साइनोवियल कैविटी हो गई, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन का लेयरिंग होता है उसमें, ठीक है ना। तो यहां पर मान के चलिए कोई इंजेक्शन अप्लाई हो रहा है, और जॉइंट डिसीज में बिल्कुल आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिस में भी, है ना। तो जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखोगे प्रेडनिसोलोन, है ना, ट्रायमसाइनोलोन, है ना। ये कुछ इंजेक्शन है स्टेरॉइड के हैं, जो डायरेक्ट कहाँ देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस जो होता है साइनोवियल कैविटी के अंदर, समझ रहे हो ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। ये भी स्थानीय प्रयोग है, कुछ नहीं करते हैं ऐसा एकदम, जैसे मान ली घुटने में है ऐसा करके स्पेस जहां से रहता है उसके अंदर सीधे ऐसे घुसेड़ के पुश कर देते हैं, हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा अपन इसमें देख एग्जांपल अपन देख लेते हैं, इंट्राथीकल रूट, इंट्राथीकल, इंट्राथीकल का मतलब क्या होता है, सब एरिकनॉइड स्पेस, एनाटॉमी पढ़ा होगा, सब एरिकनॉइड स्पेस में जो इंजेक्शन इंस्टिल करते हैं वो है, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल आप लिखते चलिए, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा चीजें समझ में आएगी, है ना। तो इसमें एक एग्जांपल लिखिए, मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन, ठीक है। ब्रेन या मेनिंजियल ल्यूकीमिया में इसका प्रयोग करते हैं, ब्रेन या मेनिंजियल ल्यूकीमिया में, ब्रेन या मेनिंजियल ल्यूकीमिया में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, मीथोट्रेक्सेट, है ना। फिर दूसरा है माइडाजोलम, माइडाजोलम एक एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। ये क्या है, एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक, है ना। तो कभी कभी क्या है कि नर्व वाला पेन जो होता है वो आसानी से ठीक नहीं होता है, तो इंट्राथीकल रूट से देंगे, एरिकनॉइड स्पेस पे ही साथ सीधे जो है इंजेक्शन पहुंचाते हैं। तो उसमें एक मेडिसिन का नाम है माइडाजोलम या मीडाजोलम, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एपिड्यूरल भी होता है, जानते हो ना, ड्यूरामेटर, एपिड्यूरल भी लिख लीजिएगा, है ना। तीसरा कौन सा हो गया इसमें, एपिड्यूरल। चलो, एपिड्यूरल मतलब एपिड्यूरल स्पेस में यूज करते हैं, जैसे इंट्राथिकल था ना, वैसे एपिड्यूरल हो। फिर इसके बाद हो गया इंट्राविट्रियोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है,
इंट्राविट्रियोल। वाइट्रस ट्यूमर, एक्वस ट्यूमर का नाम सुना है? आंखों में पाया जाता है। और ये जो वाइट्रस ट्यूमर होता है इसका संबंध पीछे रेटिना से होता है। तो अगर कोई रेटिना में कोई पैथोलॉजी है तो उसके लिए जो दवाई है बेटर यूज करना होगा, यहाँ से समझ रहे हो ना। वहां अपन क्या है, वाइट्रस में दवाई को पहुंचा देते हैं और वो मेडिसिन फिर रेटिना में पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका है, अपने को सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, मतलब लगाना थोड़ा ट्रिकी है इसमें, है ना। तो इंट्राविट्रियोल में लिख लीजिएगा जेन साइक्लोविर करके एक बड़ी अच्छी सी मेडिसिन आती है ना, ये गैन या जैन जो भी बोलो, गैन साइक्लोविर। अब वीर कहीं पर आ गया तो ये मान लीजिएगा वो वायरल है, VIR वायरल। जेन साइक्लोविर आ गया, लास्ट में आ रहा ना, ए साइक्लोविर है ना, गैन साइक्लोविर। वीर का मतलब एंटीवायरल है, ठीक है ना। तो गैन साइक्लोविर जो है ये दवाई हम कैसा यूज करेंगे, इंट्राविट्रियोल, वाइट्रस ट्यूमर में पहुंचा आपको। और ये दवाई किसमें उपयोगी होती है ये लिख लीजिए, इसका प्रयोग होता है CMV रेटिनाइटिस, एक बीमारी है CMV रेटिनाइटिस, CMV रेटिनाइटिस। रेटिनाइटिस व्हाट, इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना, 9-10 लेयर होती है ना। और CMV साइटोमेगालो वायरस, इसका पूरा नाम क्या है, साइटोमेगालो वायरस। ये बहुत नॉटी टाइप का वायरस है, ध्यान कहीं पहुंच जाता है। तो CMV मतलब साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस, इसके लिए कौन सी मेडिसिन है, जेनसाइक्लोविर। रूट क्या होता है इसका, इंट्राविट्रियोल इसका रूट होगा। फिर इसके बाद लिख लीजिए इंट्रावेसाइकल रूट, ठीक है ना, इंट्रावेसाइकल रूट, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, वेसाइकल बोले तो ब्लैडर, ठीक है ना, हाँ वेसिकल, ठीक है ना। तो जैसे ब्लैडर होता है, ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित भी बहुत सी पैथोलॉजी हो सकती है। अब इंट्रावेसाइकल या ब्लैडर से बहुत कुछ हो सकता है, इवन कार्सिनोम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, ठीक है। तो BPH कार्सिनोमा दुनिया भर का चीज हो सकता है इसमें, है ना। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, लिख लेना मीटोमाइसिन। क्या नाम लिखेंगे, ये क्या चीज है लिख लेना, ब्लैडर है, BLADDER। इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, मीटोमाइसिन। ये एंटी कैंसरस है, ब्लैडर के कैंसर में यूज होगा, ठीक है। एंटी कैंसरस ये अपन यूज ना करेंगे लेकिन अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि ये एंटी कैंसरस है। और BCG वैक्सीन, अब तुम सोचो कि ये क्या बला है, BCG तो अपन इंट्राडर्मल पढ़ते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो BCG वैक्सीन देते हैं अपन, 0.1 या 0.05 ml का उसका डोज होता है ना। भी पढ़ोगे तो आगे वैक्सीनेशन वगैरह का जो होगा उसमें तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो BCG वैक्सीन का जो इंट्रावेसाइकल इंजेक्शन होता है वो यूज होता है ब्लैडर के कैंसर में भी, एक नई जानकारी आप ध्यान में रखो, ठीक है। ब्लैडर कार्सिनोमा, ये ब्लैडर कैंसर, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि BCG वैक्सीन सिर्फ TB से नहीं बचाएगी, ये कैंसर में भी प्रयोग कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। कैसे, जब कैंसर यूज होगा, जो ब्लैडर का कैंसर, ठीक है।
इसके अलावा एक रूट होता है क्या, इंट्राप्लूरल। अपन सब पढ़ रहे थे डीपर टिश्यूज में, कैविटी वाले जो होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने एपिड्यूरल थीकल पढ़ा अपन ने, ठीक है, और साइनोवियल वाला अपन ने पढ़ा, ठीक है, इंट्राआर्टिकुलर। तो यहाँ जो स्पेस था, जो कैविटी थी, वहां पे अपन दवाई पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट में एक और चीज इसमें लिख लीजिए, इंट्रा प्लूरल। क्या लिखेंगे, इंट्रा प्लूरल। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये प्लूरल कैविटी में आपको होता है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल स्पेस, वहां पे हम दवाई पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे मानो होगा एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में बता रहा हूँ, क्या होता है कि न्यूमोथोरैक्स का नाम सुने हो, न्यूमो का मतलब हवा, जब स्पेस में है ना, किसी भी कारणवश मान के चलो, कभी चाकू छुरा भी लग गया तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, बाहर की वजह सकती है, कोई डिसीज भी हो जाए। तो जब स्पेस, हवा भरने का मतलब क्या है, दोनों के बीच हवा भरेगा तो स्पेस बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, और बड़ी सांस लेने में दिक्कत होगी, पेनफुल सिचुएशन रहती है। इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्राप्लूरल जो मतलब प्लूरल कैविटी जो होती है उसमें हम दवाई इंस्टिल करें, ठीक है, इंजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए लिख लेना कौन सी दवाई अपन, एक तो टाक्स यूज करते हैं, पाउडर के फॉर्म में होता है। तो क्या करता है, दोनों को इसे चिपकाने का कोशिश करेगा, दोनों लेयर होती है ना। प्लूरल क्या होगा, जैसे मान लीजिए लंग हो गया है ना, लेट्स सपोज लंग हो गया, तो लंग के चारों तरफ भैया ये क्या होता है, ये कैविटी है, समझ रहे हो ना, ये प्लूरल स्पेस है, यहाँ पे अपने को दवाई पहुंचानी, ठीक है। तो एक तो लिख लेना टाक्स, और एक दवाई का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये क्या काम करती है कि दोनों जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको नजदीक लाती है, ठीक है ना, और जो लोकलाइज इन्फेक्शन वगैरह, जो इन्फ्लामेशन वगैरह होगा उसको भी ये दूर करेगा। तो ये अपन ने पढ़ा कि डीपर टिश्यू में ये सब क्या है, लोकल। कौन सा रूट है, लोकल। अपन ने लोकल में देखा, टॉपिकल देखा फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर डीपर टिश्यू में अपन ने देखा इंट्राथीकल, एपिड्यूरल, इंट्राआर्टिकुलर, है ना, और इंट्राप्लूरल देखा, ये सब, हाँ मतलब ये सब स्पेस अपन ने देख लिया। अब इसके बाद एक चलता है इंट्रा आर्टेरियल, नाम में मत कंफ्यूजन है, थर्ड है, ठीक है। ये अपन ने लोकल पढ़ा, लोकल में तीन चीजें हुई। पहला अपन ने क्या पढ़ा, टॉपिकल, वेरी गुड। टॉपिकल के बारे में अपन ने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बात करी। दूसरा हमने पढ़ा कि डीपर टिश्यू में, डीपर टिश्यू या आप यूं समझिए कि कैविटी, स्किन में तो ठीक है लेकिन कैविटी में हो गया। अब मान से जोड़ में हो जाए, हड्डियों के दो जॉइंट के बीच में हो जाए, एपिड्यूरल स्पेस में हो जाए, है ना, थीकल वाला जो एरिया है उसमें हो जाए, ठीक है। तो इन सब के लिए हमने इसके लिए एक शब्द यूज किया, कैविटी, है ना। उसमें अब तीसरा क्या आ गया, अपन पढ़ रहे हैं इसमें इंट्रा आर्टेरियल। ध्यान रखना, आर्टरी में सीधे दे रहे हैं, इंट्रा आर्टेरियल। अब तुम यार बोलोगे कि यार आर्टरी में दोगे तो वो तो फिर सिस्टेमिक हो जाएगा, सवाल उठना चाहिए ये। तो क्या गड़बड़ है कुछ किताब में, हाँ नहीं तो आर्टरी में देंगे तो क्या शरीर में नहीं जाएगा क्या, वो भी तो लीवर ओवर में तो जा नहीं रहा बेचारा,
सीधे सीधे जाएगा, है कि नहीं? तो वेन तो अपन ने ये बोला कि डायरेक्ट आर्टरीज घुमा फिर आगे जाके वेन डायरेक्ट ड्रेन करती है, ठीक है ना? आर्टरीज का क्या है? इसका भी समाधान है। जैसे मान लीजिए कि लोकल कहीं पर, जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, उसके हाथ में कोई गैंग्रीन, कोई कैंसर हो गया है, अपन हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं। अब कैंसर की दवाई अगर तुम पूरा सिस्टेमिक वाला यूज करोगे, बहुत उसके नुकसान है। लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पर टॉर्निकेट लगा के पट्टी हाथ में बांध के, ठीक है, और यहाँ से जो वेन जा रहे हैं, रेडियल आर्टरी, वेन की बात नहीं कर रहे, आर्टरी की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एंटी कैंसर 10 उसी से ड्रग हमने उसी के साथ इन्फ्यूज कर दिया, उसी में हमने लगा दिया, तो अपना काम हो गया ना। कि ये जो दवाई है वो सीधे जा रही है तुम्हारे कैंसर पार्ट में जा रही है। इससे क्या है कि पूरा सर्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट आपको टॉर्निकेट बांधना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा, ये लोकल प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना? भले हम वेसल में दे रहे हैं, आर्टरी में दे रहे हैं, चूंकि इसका हम लोकल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अपन लोकल रूट में आएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? तो लोकल ऐसे होगा। तो कई जगह है ना, जैसे मान लो कि दिमाग में हो जाए कुछ, तो क्या है कि ये तुम्हारी जो आर्टरी जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, कैरोटिड, वेरी गुड। तो कैरोटिड में वो फ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना? तो उसका सर्कुलेशन तो इधर ही जाएगा, तो ऐसा होता है। से इसमें लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल लिम्ब कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ठीक है, हेड एंड नेक कैंसर, ठीक है। हेड एंड नेक के लिए अपन कौन सा कैरोटिड वाला यूज करेंगे, याद रखिए, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये तुम्हारे लोकल्स हो गए, जो अपन लोकल इंजेक्शन या लोकल रूट का हम सहारा लेते हैं। तो अपन ने 3 चीजें टॉपिक का, डीपर टिश्यू कैविटी, एंड थर्ड वन इज इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल ध्यान में रखिएगा, यह भी एक लोकल ही है रूट, ठीक है ना? क्योंकि अपने दिमाग में रखता है IV IM ये वो, तो अपने को लगता है कि नहीं ये तो ये तो सिस्टेमिक में जाएगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं। अभी तो लोकल हो गई, हम मान से दवाई हमको पूरे बॉडी के हिसाब से देना है, ठीक है ना? अब लोकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि लोकल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि लोकल तो काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो फिर हम कौन सा रूट चूज करेंगे, इसके बाद सिस्टेमिक रूट यूज करेंगे, ठीक है ना? तो सिस्टेमिक काफी इंपॉर्टेंट रूट है। सेकेंड रूट इज सिस्टेमिक रूट। अगेन सिस्टेमिक व्हाट, सिस्टेमिक मतलब IV, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वेन हो गई, है ना, ये वेन हो गई, तो वेन में हमने क्या दवाई दी, और वेन जाके फिर आगे किससे मिल रही है, हार्ट के साथ मिल रही है। कौन सी वेन, कोई भी वेन मान के चलो, लास्ट में क्या है, वो हार्ट में जा रही है, ठीक है ना? ये हार्ट में गया खून लेकर के, चाहे इंफीरियर वेना कावा हो चाहे सुपीरियर वेना कावा हो, ठीक है। और यहां से फिर ये क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा पूरे बॉडी में इसका, है ना, पूरे बॉडी में इसका सप्लाई होगा, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा, अपन ने पढ़ा था, मतलब ये तो मान के चलिए पेरेंटल की बात होगी, एंट्रल भी तो है ना। तो सिस्टेमिक के 2 टाइप्स अपन पढ़ते हैं मेजर, एक कौन सा है,
देखिए एंटेरल रूट, एंटरल बोले तो GIT ना, और एक होता है पेरेंटरल रूट, पेरेंटरल रूट है ना। तो पेरेंटरल रूट भी आपके फर्दर दो डिवीजन इसके हो जाते हैं, एक इंजेक्टेबल होता है एंड सेकेंड वन इज इनहेलेशनल मतलब सूंघ के, है ना, और ट्रांसडर्मल पैचेस जो अपन लगाते हैं ना, जैसे इंसुलिन है, रोज इंजेक्शन तुमने 80 देते हो सबक्यूटेनियस। अब आदमी कभी भूल जाता है, कभी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो अपन ने क्या किया, ट्रांसडर्मल पैच लगा दिया कहीं भी, कानून के पीछे उछे कहीं भी जहाँ सुटेबल जगह है, तो वहां से थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज दवाई जाती रहती है उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इंटरनल रूट में जब आप देखते हो तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट द ओरल रूट, ठीक है ना। ओरल रूट में आपको पता है कि दवाई या तो स्टमक से एब्जॉर्ब होती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। बट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो मेडिसिन का होता है कहां से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलवेज ध्यान रखना। इवन भले जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि एसिडिक ड्रग है ना, तो जाके वहां से होगी, लेकिन आनुपातिक रूप से देखा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि सरफेस से लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर सबलिंगुअल रूट होता है, SL मतलब सबलिंगुअल रूट, या एक होता है बक्कल रूट। बक्कल का मतलब भी ओरल कैविटी है ना, सबलिंग। अब दोनों में अंतर क्या है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबलिंगुअल अपन ने NTG पढ़ा था, तोड़ के जीभ के नीचे रख लिया जॉर्ब, ठीक है। लेकिन बक्कल वाला वो बक्कल में कोसा की वहां पर रोल होगा, ओरल कैविटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट रेक्टल रूट, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें मान के चलिए कि फेब्राइल कन्वल्जन, तेज बुखार आया, हाई ग्रेड फीवर आया और बच्चे को मतलब फिट्स आने लगे, तो चूंकि बच्चा छोटा है और उसको आप दूसरे रूट प्रेफर नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर रेक्टल रूट से मेडिसिन जो है ना वो दी जाती है, डाइजीपाम वगैरह जो है ना वो वहां से देते हैं। तो अपन पढ़ेंगे, तो इसमें अपन ने ओरल देखा, सबलिंगुअल, बक्कल या रेक्टल रूट अपन ने देखा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ओरल रूट की तरफ चलते हैं वन बाय वन। ओरल रूट जो है मोस्ट कॉमन मतलब या मोस्ट प्रेफर्ड रूट है ना। जब इंसान ने कुछ है ना डॉक्टरी सीखी होगी प्राथमिक रूप में, है ना, कि कोई जड़ी बूटी खाया होगा कि चलो यार ये बीमारी है तो ये जड़ी बूटी है ना खा लेते हैं, तो उसके लिए उसने ओरल कैविटी या ओरल रूट को ही प्रयोग किया होगा। ऐसा नहीं पहले से IV IM लगाना चालू कर दिए थे, है कि नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कॉमन रूट है ना, कॉमनेस्ट रूट बोला जाता है इसको, ठीक है। ओरल रूट में अपन चलते हैं, मुख मार्ग से जो हम औषधि लेते हैं, तो इसमें जानने क्या होगा कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन या तो स्टमक के द्वारा, ये हो गया आपका स्टमक, या स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से ये एब्जॉर्ब होती, ठीक है ना। और इसके एडवांटेज क्या होता है, ये एडवांटेज मतलब फायदे। एक तो बात अपने को ये पता है कि कॉमन रूट है, मेडिसिन लेने के लिए कौन सा रूट है ये,
कॉमन रूट है साहब, सर दुख रहा है, लो गोली खा लो, है ना। अब ये नहीं कि आओ इंजेक्शन लगा देते हैं, इसे नहीं बोलते, भाई गोली खा लो, ये ना एक टैबलेट यूज कर लो, एक कॉमन रूट है ये, ठीक है, सबसे सामान्य रूट यही है। और दूसरा चीज क्या है, ये बहुत ही कन्वीनियंट भी रूट है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक है। इसके लिए आपको बहुत ताम झाम करने की जरूरत नहीं है कि मान लो इंजेक्शन लगाओगे, कि भैया इंजेक्शन लाओगे, फिर उसको स्टेरिलाइज करोगे, कॉटन का यूज करोगे, पोजीशन में उसको लेटाओगे, गलत जगह लगा दोगे तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी, है ना। इसलिए बहुत ही कन्वीनियंट है, एक गोली खा लो पानी के साथ, चाय के साथ, जाय के साथ खाना हो, इजी है। फिर तीसरा ये इम्पोर्टेंस इसका जो एडवांटेज है वो होता है कि ये कंपैरेटिवली चीपर होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। ये चीपर रूट होता है आसानी के साथ, है ना, और बहुत ही अफोर्डेबल, सस्ता होता है। तो फायदे इसके ये हैं, तो इसके मानिए थोड़े ना कि नुकसान नहीं है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज आप देखिए क्या हो सकते हैं इसके। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि ओरल रूट से जब हम दवाई लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत वेरिएबल होगा, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 80%, अलग अलग दवाई का अलग अलग तरीके से होगा। तो इसमें लिख लीजिए वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे अपन ने देखा ना, आईवी रूट से दिया 100%, शानदार काम है, इसमें ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट, इस रूट का प्रयोग जो है हम इमरजेंसी की कंडीशन में नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। तो कहने का मतलब जो है, ये इमरजेंसी में नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। दिस रूट इज नॉट प्रेफर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। किसी की जान में पड़ी है, तुम ये आधे घंटे इंतजार करोगे, दवाई खाएगा, फिर अंदर जाएगी, फिर दवाई घूम के आएगी, तब तक में इधर प्राण निकल गया। इमरजेंसी का मतलब है आपको क्विक 5 से 10 मिनट के अंदर उसको सेटल करना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कोई बेहोश है, अब तो खाएगा ही नहीं दवाई, कहाँ से क्या करोगे, ठीक है ना। अब नाक से तो डाल दोगे, क्या ये ले लो, ठीक। तो इसीलिए ये बोला गया कि इमरजेंसी के लिए प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है। सामान्य जीपी के लिए आराम से चलेगा। पेशेंट हंसता खेलता कूदता हुआ है डॉक्टर के पास, साहब बुखार है, लिख दे लो, खा लेना, सुबह दोपहर शाम 3 बार इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो को हम ओरल रूट से दे ही नहीं सकते, ठीक है। देखिए सर्टेन ड्रग्स आर विच कैन नॉट बी गिवन ओरली। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम ओरल रूट से दे ही नहीं सकते हैं। सर्टेन ड्रग नॉट गिवन ओरली, उनमें से कुछ के नाम हम आपको बता दें। जैसे जैसे प्रोटीन और पेप्टाइड वाली जो ड्रग होती है, जैसे प्रोटीन एंड पेप्टाइड, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब पढ़ा हुआ ना, डाइजेस्ट कर डालती है, जाएगा नहीं, तो दवाई जो है ना वो आहार बन जाएगा, वो समझ रहे हो ना, तो वो डिग्रेड हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो आप समझने के लिए लिख सकते हो पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम होते हैं उसको क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको अगर याद रखना है फर्दर कभी भविष्य में हो, कि हमें ये पता होना चाहिए कौन सी दवाई हमको ओरल रूट से देना ही नहीं है, बिल्कुल आंख में, ठीक है। तो उसके लिए अपन इन टाइड एज मैब करके एक शॉर्ट में, आप इसको ट्रिकी फॉर्म में देख सकते हैं, इन टाइड निमोनिक्स है, एज
और मैब, ठीक है, इन टाइड एज मैब। अब ये दवाइयों का नाम है कुछ, जैसे इन आ गया, इन से मतलब जैसे इंसुलिन, इन से मतलब इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन कभी सुने हैं? ओरल रूट से दे रहे हैं, पचा डालेंगे अपन वैसे ही, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इंसुलिन हो गया, कैल्शिटोनिन, NIN लास्ट में आ रहा है, इन, इसमें भी आ रहा है IN, इन आए ना, इसमें फिर कैल्शिटोनिन, ये हार्मोन तो सुना होगा कैल्शिटोनिन, इसको भी नहीं दे सकते। फिर इसके बाद आता है टाइड वाला, TID, जैसे मान लीजिए पेप्टाइड या ऑक्ट्रियोटाइड करके दवाई आती है, इनको यूज नहीं करेंगे। एज, एज में जानते बहुत सारे एंजाइम आते हैं, माइलेज माइलेज, ठीक है ना। तो इसमें एक अच्छी दवाई है एस्पेराजिनेज, कैंसर में यूज होती है ना, एस्पेराजिनेज, एस्पेराजिनेज है ना, एज, ASE, ठीक है। तो सफिक्स उसका ध्यान रखना। फिर मैब, मैब क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मैब क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सॉरी PODY है ना, बॉडी। तो दवाइयों के नाम के आगे मैब ही लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। जैसे एटॉक्सीमैब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिख सकते हो, एटॉक्सी MAB। लास्ट में आपको जो नाम है ना, ऑक्ट्रियोटाइड मिला, TID मिला, ये पेप्टाइड, इंसुलिन IN, कैल्सिटोनिन IN, देख रहे हो ना। तो अपन को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन ट्राइडेज मैप, मतलब ये अगर आपको ये पता होगा कि इनके नाम में ये चीजें आ रही तो अपने को समझ में आ जाना भाई ये अपन को यूज नहीं करना है होगी, ठीक है ना। तो क्यों यूज नहीं करना है ये पता है तुम लोगों को, कि प्रोटीन पेप्टाइड नेचर वाली होती है, उनके लिए मसाला अंदर तैयार है, उसको डाइजेस्ट कर लेगा वो, ठीक है ना, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए फिर आगे अपन बढ़ते हैं। एक अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये टर्म याद रखना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये है क्या पता, ये अपन देखते हैं, है ना। क्योंकि पूरा ये मान के चलिए जो हम पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, FPM, ये बहुत सरल चीज होती है ना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, सुनने में लगता है बड़ा मतलब अच्छा सा नाम है FPM करके, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं जान, ठीक है। तो सिंपल हम समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हम पर ओरल रूट से हमने कोई मेडिसिन ली, ये हो गया अपना स्टमक, ठीक है ना, और स्टमक के नीचे ये अपना हो गया GIT, ठीक। तो होगा ये कि यहां से दवाई एब्जॉर्ब होगी और यहां से भी मेडिसिन एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। और बीच रास्ते में कौन पड़ेगा पता है तुम, कौन पड़ता है? लीवर भाई साहब है, ठीक है। तो यहां से पोर्टल वेन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के दवाई कहां पहुंचेगी? पहुंचेगी लीवर में पहुंचेगी, ठीक है ना। और लीवर में जब दवाई जाएगी उसके बाद यहां पर होगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दवाई क्या है कि बहुत सी चीजों को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है लीवर, उसको तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा ताकि हम बॉडी उसका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे फिर लीवर से जाएगा
इंफीरियर वेना कावा से, आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा। अब यहां से कहां जा रही दवाई, पान का पत्ता, हार्ट, ठीक है, हार्ट में गया। और फिर आपको पता है कि हार्ट से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया। समझ गया है ना। तो प्लेयर क्या है, देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने पर ओरल, ओरल रूट की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल या जीआईटी वाले ही रास्ते में पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दवाई ली, अब मान लीजिए कोई भी दवाई हो गया, ठीक है, हमने दवाई ली, मान लीजिए 100 mg लिया, कोई भी दवाई हमने ली 100 mg, वो जीआईटी में आया, ठीक है, वहां से मान लीजिए कि एब्जॉर्ब हो करके वो पोर्टल वेन के द्वारा पहुंचा कहाँ, लीवर, लीवर मेटाबोलाइज हो करके मान लीजिए 40 हो गया, उसका यूज हो गया, मतलब मेटाबोलाइज हो गया, तो कितना बचा 60, ठीक है। इनपुट था 100 और बचा कितना 60, 60 तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा। तो कहने का मतलब है इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है लगभग 60 की आ रही है, मोटा मोटा हम समझते हैं, बीच में बहुत कुछ और भी हो सकता है। तो इसको हमें क्या है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस होगा, कोई भी, चाहे वो दवाई हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कुछ भी, उसको लीवर क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। सबसे ज्यादा जुल्म सितम अगर इस शरीर में कहीं होता है इंसान के, तो लीवर में ही होता है, एक बात ध्यान में, ठीक है। इसके बावजूद बेचारा काम करना नहीं छोड़ता है अंतिम दम तक, ठीक है। फिर भी हम ऐसे हैं कि हम तो बोलेंगे यार लीवर है, जिगर है ना, जिगर का टुकड़ा है तो बोले कि हम तो अत्याचार नियमित रूप से करते रहे, ठीक है। तो एक दिन वो भी हाथ खड़ा कर लेगा, भाई अब बस, एनफ इज एनफ, अब हम श्रिंकेज वाले मोड में चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, पहले तो बड़ा होगा, पेटों में गएगी, फिर छोटे छोटे हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब श्रिंक हो गया तो श्रिंक होने का मतलब है इरिवर्सिबल पैथोलॉजी। फिर तुम ब्रह्मा जी का बाण मार दोगे तो उसमें कुछ नहीं होना है उसमें, ठीक है ना। फिर तुम दूसरे लीवर बदल दो, जिसके सफल होने का दर बहुत ही कम, 15 से 20% चांस है कि बचेगा। और लीवर ट्रांसप्लांटेशन किडनी से महंगा है, 50-60 लाख रुपए लगता है, वो भी डोनर तुमको सही साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो किस्मत है, मतलब कुल मिला के ऐसी तो डिग्रेड फॉरेन सब्सटेंस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस बाय द लीवर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब लीवर डिग्रेड करेगा तो क्या होगा, अपन पढ़ते हैं ना, बायो अवेलेबिलिटी डाउन होगी, बी का शॉर्ट मिल गया, बायो अवेलेबिलिटी कम होगी इसमें, ठीक है। तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इसको कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है सी ए माइनस सी बी बाई सी ए, है ना। बायो अवेलेबिलिटी हमको कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, तो हेपेटिक क्लियरेंस करके एक फार्मूला आता है, हेपेटिक क्लियरेंस, है ना। तो इसमें आप लिख लेना सी ए माइनस सी बी बाई सी ए। अब सी ए क्या है, देखो ये जो 100 mg लिया था ना, ये सी ए, 60 mg जो आउटपुट हो रहा है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी बी हो गया, समझ में आया। तो सी ए माइनस सी बी बाई सी ए, तो रेशियो निकाल रहे हैं इसमें। तो इसमें लगभग अगर आप मान लो 60 का करोगे तो लगभग 0.6 आएगा, परसेंट में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60% आएगा, है समझ में। कैसे 40 आएगा, 40 यूज हो गया ना, सी ए 100 माइनस, अच्छा तो 40 कर लो, कोई नहीं, 40 कर लो, ठीक है। तो इसका ये जो है तुम्हारा कितना आएगा 40%, तो मतलब ऐसे करके उसको निकालते हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना और जो सी ए माइनस सी वी बाई सी ए को क्या बोला जाता है, ये लिख लेना, एक्सट्रैक्शन रेशियो बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय हेपेटिक ब्लड फ्लो, ठीक है ना।
एक्सट्रैक्शन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय हेपेटिक ब्लड फ्लो। तो सबका क्लियरेंस ऐसे निकालेंगे जैसे आपको किडनी का निकालना है, CA माइनस CV बाई CA इंटू रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है ना। तो सबका निकालने का तरीका ये होता है। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो का मतलब ये समझ लेना। तो FPM क्या हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ रहे, 40% दवाई वेस्ट हो गई, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया है ना। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में बहुत ज्यादा होता है, तो इनका क्या प्रयोग अपन कर सकते हैं पर ओरल। पहला तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा आंसर है ये है कि कर भी सकते हैं, हाई डोज करके, यस, ठीक है ना। जैसे अपन ने शुरू में बात की थी कि जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भैया ज्यादा है उसको डोज बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो परिस्थितियां लिख लीजिए, इफ ड्रग हैज वेरी हाई FPM इन लीवर, है ना, इफ ड्रग हैज वेरी हाई FPM मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, समझ में आ रहा है ना, इन लीवर। तो दो ऑप्शन अपने पास हो सकता है। ऑप्शन ए है नो ओरल इनटेक, तब ओरल हम लेंगे ही नहीं तो होगा क्या, होगा, ठीक है, कोई दूसरा मार्ग अपन चूज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हाई डोज ओरल इनटेक। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो याद करने का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सेल्फ करके याद करना है ना। निमोनिक्स अगर अपन बात करें तो SELF, ये कुछ मेडिसिन है जिनको हमें पर ओरल यूज नहीं करना है, ठीक है, चूंकि इनका हाई FPM होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर के द्वारा ज्यादा ये नष्ट होने वाली दवाइयां, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले S फॉर क्या आप लिख लीजिए, स्टेरॉइडल हार्मोन, S फॉर स्टेरॉइडल हार्मोन। अब जैसे शरीर में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं बताओ जल्दी, एल्डोस्टेरोन और हाइड्रोकार्टिसोन, है ना, लिख लो, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिंडाइलोकॉर्टिकॉइड। ये भी तो पूछना नहीं पड़ेगा ना कहाँ बनते हैं, पता होगा सब। सेक्स एस्टेरॉइड एक आता है ना, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने सुना होगा OCP। OCP में क्या यूज होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वेरी गुड, कौन सा एस्ट्रोजन यूज होता है। अब अपन क्या पढ़ रहे थे, एस्ट्रोजन को हम ओरली इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनका FPM फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना, किलो भर दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर OCP कहाँ से है, OCP तो हम यूज करते हैं। तो बोलोगे सर ने तो बोला ऐसा, लेकिन OCP अपन यूज करते हैं, क्यों क्यों, इसका कारण क्या है कि OCP में हम नेचुरल स्टेरॉइड यूज नहीं करते, सिंथेटिक यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक स्टेरॉइड जो लैब में स्टेरॉइड बनता है उसका FPM जो है वो ज्यादा नहीं होगा। एथाइनिल एस्ट्राडियोल करके एक नाम आता है,
एथाइनिल एस्ट्राडियोल, याद रखना क्या है, इथाइनिल एस्ट्राडियोल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, एथाइनिल एस्ट्राडियोल या जो भी अपन यूज करेंगे, तो आप ये समझिएगा वो सिंथेटिक है, आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर्ड हुआ है। ये नहीं है कि तुम एस्ट्रोजन ह्यूमन वाला ले लोगे, वो नष्टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम ओसीपी में क्या यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब ई फॉर क्या है, ई फॉर एलिफेंट है, ई फॉर एपिनेफ्रॉन, एपिनेफ्रॉन तो नहीं बोलते हम, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। कभी सुना है कि ओरल देते हैं, इंजेक्टेबल है। एल फॉर लिग्नोकेन, कीप रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। लिग्नोकेन होता है ना, लिग्नोकेन जेली, लिग्नोकेन लोकल, इनफिल्ट्रेट, लोकल अपन देते हैं ना एनेस्थीसिया, लिग्नोकेन है। और एफ फॉर वेरी फेमस एंड नोटोरियस ड्रग फेंटानिल, सुना है ना, ये ओपोइड ड्रग होती है। ओपोइड मतलब नार्कोटिक प्रिंसिपल इज देयर, और ये मैक्सिको क्यूबा वाली यही दवाई बेच बेच के कहानी कर रहे हैं ना। तो फेंटेनिल अच्छी भी दवाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप इसका नशे के रूप में प्रयोग करोगे तो जॉम्बी टाइप का बन जाता है आदमी, है ना। हाँ, तो फेंटेनिल भी है कि अपन ये नहीं देना चाहिए, है ना। उसका इंजेक्शन लगाए रहते हैं, तुमने अगर देखा होगा कभी, है ना, पिक्चर में बहुत दिखाता है। तो ये आपका सेल्फ हो गया, स्टेरॉइड, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, लिग्नोकेन एंड फेंटेनिल। फेंटेनिल बेसिकली क्या होता है, ओपोइड, है ना। अब हाई ओरल डोज में जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, हाई डोज में जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, उन दवाइयों का नाम आपको याद रखना। मतलब ये वाला जो है ना सेकंड में हाई डोज, उसके नीचे आप लिखिएगा, इसका निमोनिक्स क्या है, पीएम वीपी सिंह, भारत के प्रधानमंत्री थे ना वीपी सिंह, है ना, आई के गुजराल, वीपी सिंह, ठीक है। कौन पार्टी की, किस पार्टी के थे, जेडी जेडी, आगे क्या ये लोग, 6:30 से कर दी, 2 सेकेंड। हाँ जल्दी की, राइट, पीएम लिखो, पीएम वीपी SING, ठीक है। नाम इसका लिखते चलिए, प्रोपेनोलॉल, ठीक है। इसकी बायोलिटी महज 26% होती है। कितनी होती है, 26%। सोचो कितना डोज करके देना पड़ेगा, है ना। एम फॉर लिखिए, मॉर्फिन, ये पेन किलर है, टॉप नॉच है ना, मॉर्फिन। वी से लिखिए वेरापेमिल, एंटी कॉन्वल्सेंट। पैथेडीन, पेन किलर। सॉल्ब्यूटामोल, अब तुम बोलोगे सॉल्ब्यूटामोल तो इनहेलर में यूज करते हैं अपन,
बट ओरल भी दे सकते हैं हाई डोज। हम इनहेलर तो सब जानते हैं, है ना, ब्यूटेसोनाइड, फ्यूटिकासोन, साल्ब्यूटामोल, ये सब अपन यूज करते हैं। बट ओरल रूट में भी हाई डोज में दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में लिखिएगा क्या है तुम्हारा, आइमीप्रिमाइन, आई फॉर या इमीप्रिमाइन, आइमीप्रिमाइन, जो भी उच्चारण करना चाहो। इमीप्रिमाइन ये डिप्रेशन वगैरह के पेशेंट जो होते हैं उसमें अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एनजी का मतलब जो है तुम्हारा, जानते हो सभी लोग, नाइट्रोग्लिसरीन, जानते हो ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये अपन एक्यूट एंजाइना में देते हैं, ठीक है ना, चेस्ट पेन जो होता है। तो आज के लिए इतना ही है, आगे भी थोड़ा सा इसका रूट का भी और बाकी है, तो मेन चीज पड़ी हुई है। अभी तो आईवी पूरा है तुम्हारा, है ना, एनजी है, एनजी, ठीक है। पीएम वीपी सिंह थे, SIN बस है ना, जी अपन उसमें मान लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, तो टेस्ट की तैयारी सब लोग करते रहो ना। तो हाँ, अग्र जब 10 कितना बोले थे, 10-20 बोले थे ना, 10 यूं देख लो, गया है ही क्या कुछ है। अग्र प्रकरण 25वां अध्याय, नहीं मिले तो फिर बता देना, हम तो लिस्ट डाल देंगे तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना।